सोचिए, कोई अचानक आकर कहे कि अपनी सारी किताबें बंद कर दें, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और बस बाहर निकल जाएं। है ना एकदम अजीब। लेकिन ये बात कोई विद्रोही छात्र नहीं कह रहा है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक कह रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। उनकी ये पंक्ति सीधे तौर पर किताबी ज्ञान और होमवर्क के खिलाफ एक जबरदस्त ऊर्जा और विद्रोही भावना को जन्म देती है। ये एक ऐसा विचार है जो उस दौर में जितना चौंकाने वाला था, आज के हमारे सुपर बिजी जीवन में भी उतना ही सटीक बैठता है। तो चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। इस चर्चा में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की 1798 की बेहद मशहूर कविता द टेबल्स टर्न्ड यानी पासा पलट गया का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कविता उनके ऐतिहासिक कविता संग्रह लिरिकल बैलेड्स में छपी थी, जिसे उन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर तैयार किया था। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक साधारण कविता नहीं है। ये असल में हमारे सीखने के तरीके, प्रकृति के महत्व और मानव मन की सीमाओं पर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रहार है। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, प्रकृति के लिए किताबें छोड़ना। दूसरा, रोमांटिक युग का संदर्भ। तीसरा, दखल देने वाली बुद्धि। चौथा, प्रकृति एक शिक्षक के रूप में। और अंत में आधुनिक पारिस्थितिक सबक। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रकृति के लिए किताबें छोड़ना, मुख्य संघर्ष। दरअसल ये कविता एक्सपोस्ट्यूलेशन एंड रिप्लाई नाम की एक अन्य कविता के जवाब में लिखी गई थी। उस कविता में मैथ्यू नाम का एक स्कूल मास्टर वर्ड्सवर्थ को ताना मारता है कि वे चुपचाप क्यों बैठे हैं, उन्हें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। तो इस कविता में वर्ड्सवर्थ ने सचमुच पासा पलट दिया है। वे उस स्कूल मास्टर और पूरी किताबी दुनिया को करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि असली ज्ञान इन चार दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि बाहर प्रकृति में है। यहाँ वर्ड्सवर्थ ने जो शब्दों का चुनाव किया है वो बहुत ही शानदार है। एक तरफ वे किताबी ज्ञान को उबाऊ, एक अंतहीन संघर्ष और बंजर पन्ने कहते हैं, मतलब एकदम थका देने वाली और नीरस चीजें। और दूसरी तरफ जब वे प्रकृति और वास्तविक जीवन के अनुभव की बात करते हैं तो वे मधुर, आनंदित, सहज ज्ञान और स्वास्थ्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सीधा सा मतलब है कि किताबें इंसान को सुखा देती हैं, जबकि प्रकृति हमें एक नई ऊर्जा और जीवंतता से भर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार विडंबना भी है। वर्ड्सवर्थ चेतावनी देते हैं कि दिन भर बैठकर किताबें पढ़ने से इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से सुस्त हो जाएगा। वे कहते हैं कि ज्ञान के लिए सीधे प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। लेकिन कमाल की बात देखिए, ये संदेश जो नीरस किताबी ज्ञान के खिलाफ एक तरह का घोषणा पत्र है, हम और आप खुद एक छपी हुई किताब में ही पढ़ रहे हैं। है ना एकदम विरोधाभासी बात। यही चीज इस कविता को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, रोमांटिक युग का संदर्भ, एक बदलती हुई दुनिया। द टेबल्स टर्न्ड कोई हवा में कही गई बात नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजी साहित्य के पूरे रोमांटिक आंदोलन की सोच को एकदम स्पष्ट करती है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें उस समय की दुनिया में झांकना होगा कि आखिर वर्ड्सवर्थ किस चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। 18वीं सदी के अंत की उस उथल-पुथल को समझना बहुत जरूरी है। 1760 के दशक से औद्योगिक क्रांति ने तेजी से शहरीकरण और मशीनीकरण शुरू कर दिया था। हर तरफ कारखाने बन रहे थे और लोग प्रकृति से कटते जा रहे थे। इसके अलावा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया था। ऐसे तनावपूर्ण समय में जब समाज बहुत ज्यादा यांत्रिक और बौद्धिक होता जा रहा था, तब 1798 में लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन हुआ। वर्ड्सवर्थ का प्रकृति की ओर मुड़ना इसी मशीनीकरण के खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया थी। वे चाहते थे कि इंसान वापस अपनी जड़ों से जुड़े। रोमांटिक युग की सबसे गहरी मान्यताओं में से एक इस बेहद खास पंक्ति में छिपी है, वसंत ऋतु के जंगल से एक प्रेरणा। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि वसंत ऋतु के जंगल से मिलने वाली सिर्फ एक प्रेरणा अच्छाई और बुराई के बारे में उतना सिखा सकती है जितना कोई भी महान ज्ञानी या मोटी मोटी किताबें नहीं सिखा सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के साथ बिताया गया एक पल सालों के रटे रटाए अध्ययन पर भारी पड़ता है। ज्ञान सिर्फ दिमाग में तथ्य भरना नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता अनुभव है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, दखल देने वाली बुद्धि, विश्लेषण की कीमत। अब हम कविता के सबसे गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ यहाँ सिर्फ किताबों की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस पूरी मानसिकता पर चोट कर रहे हैं जो हर चीज को टुकड़ों में बांटकर समझने की कोशिश करती है।
चीज़ों का अत्यधिक विश्लेषण करने की जो हमारी आदत है, वर्ड्सवर्थ उसे एक बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। इस बेहद शक्तिशाली पंक्ति पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हम विश्लेषण करने के लिए हत्या करते हैं। जरा सोचिए, जब विज्ञान किसी जीव को समझने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो उसे काटता है, यानी उसकी जान ले लेता है। वर्ड्सवर्थ ठीक यही बात कह रहे हैं कि हमारी ये दखल देने वाली बुद्धि चीजों के प्राकृतिक और सुंदर रूपों को बिगाड़ देती है। जब हम किसी अनुभव को सिर्फ तार्किक टुकड़ों में काट देते हैं तो हम उसकी पूरी तस्वीर, उसके आश्चर्य और उसकी असली सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। चीजों को समझने की हमारी ये जिद अक्सर उस चीज की जान ही ले लेती है। अगर हम कविता की बुनावट को देखें तो ये इसके संदेश को और भी मजबूत बनाती है। अप माय फ्रेंड का दोहराव, जिसे साहित्यिक भाषा में एनाफोरा कहते हैं, एक गजब की तात्कालिकता पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें नींद से झकझोर कर जगा रहा हो। फिर प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में मानवीकृत करना उसे एक बहुत ही सजीव और प्रामाणिक दर्जा देता है। और बंजर पन्ने यानी बैरन लीव्स का रूपक तो बस कमाल है। ये किताब के पन्नों की तुलना पेड़ के सूखे बेजान पत्तों से करता है। साथ ही ये पूरी कविता एक सख्त ए बी बैलेड मीटर में लिखी गई है, जो इसे एक लोकगीत जैसी संगीतमय लय देती है। अगर हम इस कविता को मार्क्सवादी चश्मे से देखें तो एक और भी दिलचस्प पहलू सामने आता है। कविता में कड़ी मेहनत और परेशानी जैसी पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। ये असल में उस समय की उत्पादन केंद्रित कार्य संस्कृति और संस्थागत शिक्षा के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध है। वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि असली धन प्रकृति में मौजूद है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये धन सबके लिए मुफ्त और आसानी से उपलब्ध है। इसे कोई भी संस्था नियंत्रित नहीं कर सकती। एक तरह से ये पूंजीवादी बंधनों से मुक्त होकर प्राकृतिक स्वतंत्रता की ओर लौटने का एक खुला निमंत्रण है। अब आते हैं चौथे भाग पर, प्रकृति एक शिक्षक के रूप में, एक संवेदी पाठ्यक्रम। अगर विज्ञान और कला की दुनिया इतनी ही नीरस है तो वर्ड्सवर्थ इसका विकल्प क्या देते हैं? उनका जवाब बहुत ही सीधा है, प्रकृति का संवेदी पाठ्यक्रम। वे ज्ञान को दिमाग पर बोझ की तरह नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस की जाने वाली एक सुखद अनुभूति मानते हैं। प्रकृति की इस शानदार कक्षा में कोई किताबें नहीं हैं। यहाँ लिनेट और थ्रश जैसे पक्षी मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन उपदेशक और शिक्षक बताया गया है। उनका गाना कोई साधारण शोर नहीं है, बल्कि उसमें किताबों से कहीं ज्यादा ज्ञान भरा है। और शाम के समय डूबते सूरज की जो हल्की पीली रोशनी खेतों पर बिखरती है, वो सिर्फ कोई खूबसूरत नज़ारा नहीं है, बल्कि वो रोशनी अपने आप में एक शिक्षा है। ये पाठ्यक्रम हमारी आंखों और कानों के रास्ते सीधे हमारे हृदय तक पहुंचता है, जहां खुशी और सेहत मिलकर असली ज्ञान को जन्म देते हैं। यह विचार न्यू क्रिटिसिज्म या नई आलोचना के सिद्धांत से भी बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। इस सिद्धांत का मानना है कि अर्थ किसी भी कविता की आंतरिक संरचना से ही निकलता है। इस कविता में बार बार आओ, सुनो और सुनो जैसे आदेशों का उपयोग किया गया है। यह सिर्फ हमें प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है, बल्कि ये सक्रिय रूप से हमें सुनने और ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करा रही है। यहाँ कविता का रूप ही उसका वास्तविक अर्थ बन जाता है। और अब हमारे अंतिम भाग की ओर, आधुनिक पारिस्थितिक सबक, भविष्य का अनुमान लगाना। 1798 की ये कविता आज की 21वीं सदी में हमारे लिए कितनी मायने रखती है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। वर्ड्सवर्थ सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी इंसान थे, जिन्होंने आज के पर्यावरण संकट की भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी थी। आज के समय में साहित्य को इको क्रिटिसिज्म या पारिस्थितिक आलोचना के नजरिए से भी पढ़ा जाता है। ये विचारधारा मानती है कि हमें खुद को प्रकृति का मालिक नहीं समझना चाहिए। वर्ड्सवर्थ की ये कविता ठीक यही बात सिखाती है। ये हमें एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी इस घमंड के खिलाफ चेतावनी देती है कि पूरी दुनिया सिर्फ इंसानों के उपयोग के लिए बनी है। पृथ्वी को सिर्फ एक प्रयोगशाला मान लेना, जहां हम हर चीज को काट कर उसका विश्लेषण कर सकते हैं, यही आज के हमारे पर्यावरण विनाश का सबसे बड़ा कारण है। वर्ड्सवर्थ अपनी इस कविता का अंत एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर निर्देश के साथ करते हैं। वे चाहते हैं कि हम प्रकृति पर हावी होने और उससे सब कुछ निचोड़ लेने की अपनी लालच भरी आदत को छोड़ दें। इसके बजाय हमें एक ग्रहणशील मुद्रा अपनानी चाहिए। हमें एक ऐसे हृदय की जरूरत है जो चुपचाप देखता है और ग्रहण करता है। इसका सीधा सा अर्थ है विनम्रता।
यह एक ऐसा सहभागी दृष्टिकोण है जहां हम प्रकृति को एक निर्जीव वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक जीवित इकाई और एक महान शिक्षक के रूप में पूरा सम्मान देते हैं। अंत में ये सवाल आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। आज के इस युग में जहां हमारी नज़रें हर समय फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी रहती हैं, जहां हम लगातार डेटा और विश्लेषण के जाल में उलझे हुए हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या हम आज भी जीवन को समझने की कोशिश में उसकी सुंदरता की हत्या कर रहे हैं? क्या हम स्क्रीन के जरिए मिलने वाले ज्ञान और प्रकृति में सीधे जाकर अनुभव करने के बीच एक सही संतुलन बना सकते हैं? शायद ये समय आ गया है कि हम कभी-कभी अपनी स्क्रीन्स बंद करें, बाहर जाएं और बस प्रकृति को देखना और ग्रहण करना सीखें। इसी विचार के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण हमारे आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए और ताज़े नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित करेगा।